को अप्रोच कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी हमारे साथ है। वैभव, आई एम श्योर आपके लिए भी एक बड़ा रिलीफ होगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस तरह की रौनक और चौतरफा खरीदारी मार्केट्स ने देखी है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 100 पॉइंट और जोर लगाएगा तो 1000 पॉइंट की तेज़ी पर रहेगा। निफ्टी बैंक चौतरफा तेज़ी में। एंड द गुड पॉइंट इज रिलायंस जैसे दिग्गज आज इस तेज़ी का हिस्सा बने हैं। क्या कहते हैं, खरीदारी का भाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए? इस मोमेंटम में कुछ दम है? I think just to put in perspective, अगर हम लास्ट 1.5 महीने की बात करें तो स्टार्टिंग हुई करेक्शन की ऑन द बैक ऑफ क्वार्टरली नंबर्स एक्सपेक्टेड टू बी, जो वीकनेस की एक्सपेक्टेशन थी, और दूसरी तरफ थी कि चाइना ने अच्छा स्टिमुलस डिक्लेयर किया था, तो काफ़ी एलोकेशन विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स हमने देखा कि काफ़ी कंट्री से टुवर्ड्स चाइना डायरेक्ट हुआ। नाउ आफ्टर दैट हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ देखा कि यूएस इलेक्शंस हुए और यूएस इलेक्शंस में ट्रम्प जिस हिसाब से आए हैं, उनका एक बड़ा सा पहलू और बड़ा सा पॉइंट ये रहा है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स को घटाएंगे। नाउ उसके कारण अभी जो एक्सपेक्टेशन ऐसी हुई है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स को घटाते हैं तो ऑप्टिकली वैल्यूएशन स्टार्ट्स गेटिंग चीपर वहां पे। सो द सेकेंड दौर में जो हमने जो सेलिंग देखी है वो चाइना वर्सेस इंडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स का फ्लो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स डेवलप्ड मार्केट्स और खास करके यूएस में। तो ये दोनों मिला के हमने देखी कि एक्सटेंसिव एफपीआई की सेलिंग हुई है। नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टर इतनी करेक्शन होने के बाद हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर आना चाहिए, और उसी हिसाब से जितने भी स्टॉक काफी जो पिटे हुए हैं, जिसकी फंडामेंटल स्टोरी ठीक है, जो सेक्टर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उसमें थोड़ा बार्गेन बाइंग देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि एट द बॉटम लेवल्स ये वॉलेटिलिटी और टर्बुलेंस कंटिन्यूड रहेगी थोड़ी ज्यादा होने की, सो वो थोड़ा मैनेज करना होगा। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र दिस साइड। आपको कन्विक्शन बैंक्स पे कितना आ रहा है, और इस वक्त सबसे कमांडिंग पोजीशन में कोई स्टॉक फ्यूचर है विद इन बैंक्स? आई थिंक एचडीएफसी बैंक। आप क्या चेज करने की वकालत करेंगे बैंक्स में इस वक्त? या फिर अगर मैं अपने प्रश्न का दायरा थोड़ा बढ़ा दूं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, इनफैक्ट नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स कंपनियों में आपका कन्विक्शन किस पे ज़्यादा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल्स में अगर देखिए बैंक्स में, तो प्राइवेट बैंक्स जो काफी बड़े बैंक्स है वहां पे हमारा कन्विक्शन बहुत ही हाई है, और आई थिंक वो वाउच किया है उनके रिजल्ट्स से भी। तो उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, एक्सेप्ट फॉर जो पॉकेट जहां माइक्रो फाइनेंस, पर्सनल लोन सेगमेंट की काफी ज्यादा प्रोपोर्शन है लेंडिंग की, वहां पेन हुआ है। बट अदर देन दैट जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके नतीजे अच्छे आए हैं क्वार्टरली, आई थिंक वो हमें बहुत ही बेहतर लगते हैं। वन के वैल्यूएशंस भी ठीक हैं, और यहाँ से ग्रोथ का भी हमें प्रॉब्लम नहीं लगता है उसमें। नॉन फाइनेंशियल, नॉन लेंडिंग में अगर हम देखें तो एएमसी कंपनीज में हमारा झुकाव ज्यादा रहेगा, और हमें लगता है कि वो स्ट्रक्चरल स्टोरी है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये दो पॉकेट्स ऐसे हैं जो जहां फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव हमारी एट एवरी करेक्शन वी वुड बी लुकिंग एट फ्रॉम पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव। ओके, अच्छा वैभव जी, बात हो गई ये तो खैर एल&टी फाइनेंस की या फिर बैंक्स की, एनबीएफसीज की, सबको हमने पिक कर लिया यहाँ पर। ये पीएसयूज में जो प्राइस डैमेज हुआ, ये बहुत ही सीवियर प्राइस डैमेज था। इसके बाद आज इन पे खबर भी है कि उन्होंने यहाँ पर डिविडेंड बोनस और आई थिंक की पॉलिसी में तब्दीली की है। आप पीएसयूज को कैसे रीड कर रहे हैं? और अब क्योंकि कुछ हद तक तो बातचीत हम उसमें बैंक्स पे कर चुके हैं, पीएसयू बैंक्स पे, बट अब बाकी पीएसयूज में चाहे वो ओएमसीज हों, चाहे अपस्ट्रीम कंपनियां हों, चाहे वो रेलवे कंपनियां हों, जो डिफेंस कंपनियां हों, सिवियर प्राइस डैमेज। और इनकी क्योंकि मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो मिड कैप में वैसे ही अगर आप देखें स्टॉक्स खाली हुए हैं। क्या रीजनेबल लगता है आपको ऐड करना है इस स्पेस में? वीरेंद्र, आई थिंक ये पीएसयू बास्केट है ना, हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो पहला कि जो भी पीएसयू सेक्टर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण जिनकी प्राइस बढ़ी हुई है, उनका पोटेंशियल है कि वो जाके आगे आगे अर्निंग्स इंक्रीज करेंगी,
उसमें हमारा झुकाव रहेगा रादर देन जस्ट कि सिक्लिकल प्ले है। विच ऑल्सो पुल्स के दूसरा जो पहलू है कि हमने अगर लास्ट 2 साल या 3 साल में देखा तो ऑन एन ओवरऑल थीम परस्पेक्टिव वैल्यू एज अ थीम बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया हुआ है। और जब हम ग्लोबल कंडीशंस को देखते हैं, लोकल कंडीशंस को देखते हैं, जहां ग्रोथ ऐसी संभावना है कि ग्रोथ थोड़ी डिक्रीज होगी ऑन एन ओवरऑल बेसिस और अर्निंग्स पे थोड़े प्रेशर आएंगे, वहां हम इस दौरान और इस मोड पे हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू वैसे थीम जो चली आ रही है फॉर लास्ट 3 इयर्स, आई थिंक वो थीम शिफ्ट होके ग्रोथ और क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी ऐसी थीम्स में ज्यादा फोकस रहेगी। सो वेरी सिलेक्टिव रहेंगे हम पीएसयूज में। जो पीएसयूज जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दे रहे हैं और अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी दिखा रहे हैं, हम उसी को ध्यान में रखेंगे। वरना वी विल नॉट गेट स्वेड बाय कि चलो इतना बड़ा करेक्शन हो गया है तो वैल्यू आ रही है तो हम जाके थोड़ा पार्टिसिपेट करें, ऐसा नहीं हम करेंगे। अच्छा वैभव जी, इस बार प्राइस डैमेज इस क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद फार्मा में भी काफ़ी सिवियर था। लुक एट सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन। आपका फोकस इस वक्त फार्मा पे या फिर इस डिफेंसिव स्पेस में, इस स्पेस पर रहेगा क्या? आपकी फार्मा में चुनाव क्या कहता है इस वक्त? मतलब किन स्टॉक्स को आप चेस कर रहे हैं इस वक्त? सी विद इन फार्मा, फार्मा हमारे लिए हमेशा बॉटम अप सेक्टर रहा है।